प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम कहानी है, जिसको रेणु जी ने लिखा है, इसकी समीक्षा को देख रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इस कहानी की चरित्र दृष्टि की तरफ आए थे। तो चरित्र को निभाने का काम मूल रूप से जो कथा होती है उसके पात्र करते हैं। और पात्र जो होते हैं, पात्र का अर्थ क्या होता है? पात्र का अर्थ एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी को अपने अंदर समाहित करे। जैसे आपको पानी के रखने के लिए पात्र होता है, घड़ा, मटका आदि, ये सभी क्या है? पात्र है। और अनेक चीज़ों को रखने के लिए पात्र रहते हैं। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि कोई कथा होती है, कहानी होती है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, इन सभी में जो मूल होता है वो कौन होता है? पात्र। तो पात्र के माध्यम से हम मूल कथा के भाव को रखते हैं, अर्थात वह जो पात्र होता है मूल कथा के भाव को दर्शाता है। तो पात्र मूल रूप से मूल कथा भाव के वाहक होते हैं और गाँवों की निर्दोष भूमि में जन्मे पले भोले भाले व्यक्ति रेणु जी को बहुत प्रिय हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में गांव का ही चित्रण किया है और गांव के जो भोले भाले पात्र होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको ये अपनी कहानियों में चित्रित करते हैं। तो इसीलिए रेणु जी को इस कहानी के जो अधिकांश पात्र है वो अंचल विशेष से आते हैं और उनका पूरा व्यक्तित्व उस अंचल विशेष की पृष्ठभूमि में ही उभरता है। रेणु जी का जो कथा जगत है वह भांति भांति के पात्रों से भरा पूरा है। प्रेमचंद को छोड़कर शायद ही अन्य कहानीकार की रचनाओं में इस प्रकार के नाना वर्गों और वृत्तियों के पात्रों के दर्शन होते हैं। तो प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं और उपन्यास है, इनमें जिस प्रकार हम गोदान को देखते हैं तो गोदान में जिस प्रकार के पात्र आते हैं उसी प्रकार के पात्र और उससे कई ज़्यादा आंचलिक पात्र हमें रेणु जी के जो रचनाएं होती है इनमें हमें दिखाई देती है। तो इनकी जो कहानियां होती है उनमें पात्रों की संख्या दर्जनों तक पहुंचती है और रेणु के पात्रों में गांव के छोटे किसान, हलवाहे, कहार, लोहार, गाड़ीवान, शहर के दुखी परिवार, इन सभी को उन्होंने शामिल किया है। तो पात्र या चरित्र दृष्टि में हम हीरामन के चरित्र को देख लेते हैं और जो हीरामन है यह इस कहानी का नायक है। तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है? हीरामन। तो हीरामन के चरित्र को देखते हैं। तो 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और बैलों के सिवा दुनिया में किसी बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता है। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है और हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की भी इज्जत करता है और भाभी से डरता भी है। हीरामन के चरित्र की यह निश्चलता पूरी कहानी में छाई हुई है और प्रत्येक पात्र प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में इससे प्रभावित रहता है। 40 साल का होने पर भी घर गृहस्थी का अभाव कहीं उसके अंतर में उसे सालता रहता है। गाड़ीवानों के पूछने पर हीरामन कहता है कि गाड़ी पर बिरादरी नैहर व ससुराल जाती हुई लड़की है, अर्थात गाड़ी पर बिरादरी अर्थात नैहर व ससुराल जाती हुई लड़की है और कंपनी की औरत होते हुए भी वह उसे किसी पाक दुल्हन की तरह छिपाकर ले जाना चाहता है। नारी का जो इतना सानिध्य प्राप्त होता है उसके लिए एक स्वप्न के समान है और यह सोचकर ही गाड़ी में जनानी सवारी बैठी है उसके पीठ में गुदगुदी होने लगती है। तो यहाँ पे पीठ में गुदगुदी होना एक प्रकार का मुहावरा है। तो जनानी सवारी उसके गाड़ी में बैठे होने के कारण उसको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी गृहस्थी नहीं थी और जो भी उसकी गाड़ी में जो जनानी बैठी है उसको बहुत ही सुरक्षित ढंग से उसको ले जाने का प्रयास करता है। तो आसीन कार्तिक की जो भोर है, इसमें छा जाने वाला जो कुहासा है, कुहासा छा जाता है कार्तिक मास में
और हीरामन को इससे पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, इसी कारण वह जो कुहासा छा जाता है उससे बहुत ज़्यादा घबराता है। किंतु आज की भोर के इस घने कुहासे में भी वह मग्न है और नदी के किनारे घने खेतों के फूले हुए धान के पौधों की पौनियाँ गंध आती है। जो धान बोया गया है उसका गंध आ रहा है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला है, अर्थात उसकी गाड़ी पर एक क्या है, परी बैठी है। तो वह सोचता है जय भगवती। और हीरामन जो है वह आँख की कनखियों से उस सवारी को देखता है। मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको घूर रही है। हीरामन के मन में कोई रागनी बज उठी, सारी देह सिरसिरा रही है। तो इस तरह से हीरामन का जो चरित्र है वो दिखाया जा रहा है। हीरामन का अप्रतिम जो हीराबाई का जो है अप्रतिम सौंदर्य हीरामन के अंदर उसको अभिभूत कर देता है, अंदर तक उसको अभिभूत कर जाता है और उसके शुष्क जीवन में एक छोटी सी रसधारा बहा देता है। तो हीरामन के अंदर प्यार जागृत हो जाता है, वह हीराबाई को पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। और हीरामन की शादी हुई थी, बचपन में ही हो गई थी। गौने के पहले ही हीरामन की जो दुल्हन है वो मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। और दूसरी शादी का जो सवाल है, तो दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं हीरामन के। भाभी जो है वह कुमारी लड़की से ही शादी करवाएंगी, इस प्रकार कहती है। तो कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। और कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज पड़ने पर ही दे सकता है, अर्थात कोई भी हीरामन को अपनी जो कुमारी लड़की है वह नहीं दे सकता। तो भाभी उसकी 3 सत्र करके बैठी है, सो बैठी है, अर्थात वह कुमारी लड़की ही दिलाएगी करके उसकी जो भाभी है वह हीरामन से कह के बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती है। अब हीरामन ने भी तय कर लिया है कि वह शादी नहीं करेगा और वह सोचता है कि कौन बलाए मोल लेने जाए। ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? अगर ब्याह कर लेगा तो गाड़ी क्यों चलाएगा कोई? और सब कुछ छूट जाए लेकिन गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता है हीरामन। तो उसको गाड़ी चलाना बहुत ही अच्छा लगता है और वह सोचता है कि अगर ब्याह कर लूँगा तो गाड़ी वान भी छूट जाएगा। तो हीरामन सब कुछ छोड़ सकता है अगर हीराबाई जैसी औरत मिल जाए। कजरी नदी के घाट पर गांव की बहू बेटियों की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे हीराबाई को जाते देखकर कहीं सुप्त आकांक्षाएं जाग गई। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया, फिर तकिए पर कहुनी डालकर झुक गया। झुकता गया, खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूलों का उंगलियों से छूकर उसने सूंघा और जैसे ही उसने सूंघा, हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर उठा हो। तो यह मन का जो यह ताप है हीरामन को हीराबाई से चुपचाप कहीं जोड़ देता है। नौटंकी में हीराबाई को पतुरिया कहने पर वह कहने वाले से भिड़ जाता है। इसी तरह महुआ की कथा सुनाते कहीं हीराबाई की प्राप्ति की लालसा उसके मन में, अदृश्य मन में उभर आती है। हीराबाई संवेदनशील होने के साथ साथ हीरामन संवेदनशील होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी दिखाई दिया है। गाड़ी पर सवार हीराबाई को जाते देखकर भी वह केवल एड़ी से अंगूठे मसल कर अपने को संभाल लेता है, अर्थात वह अपने आप को संभाल लेता है और कुछ पलों के लिए उठी सतरंगी भाव लहरों को किनारा करके वह चुपचाप समेट लेता है और सिर्फ यह कहते हुए अजी हो मारे गए गुलफाम। हीरामन जैसे एकाकी पात्रों के साथ साथ सुंदर, सुशीला, ममतामयी और त्यागमयी नारी के बार बार दर्शन होते हैं, जो शरद की नारी की प्रतिमूर्ति है।
हीराबाई ऐसी ही एक पात्र है जो सीधे साधे हीरामन गाड़ीवान पर अपना सब कुछ निछावर करना चाह कर भी कुछ न कर पाने के लिए विवश है, क्योंकि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है। हीराबाई भी हीरामन को पसंद करती है, लेकिन हीराबाई की विवशता है, क्योंकि महुआ घटवारिन अर्थात हीराबाई को एक सौदागर ने खरीद लिया है और वह चाह कर भी हीरामन के साथ नहीं रह सकती। मन की पीड़ा के धरातल पर हीराबाई और हीरामन एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्य से दिखने वाले ये जो पात्र हैं वह अपनी सादगी, ईमानदारी और गहराई के कारण सकारण ही मन को छू लेते हैं। कहानी समाप्त होने के बाद भी कहीं मन में उनका अनकहा नैराश्य अर्थात निराशापन, विवशता आसपास मंडराता रहता है और यह पात्र और चरित्र चित्रण एक बहुत बड़ी विशेषता कही जा सकती है। अन्यथा कभी कभी तो बड़े धमाके के साथ जाने वाले पात्र भी पाठकों के मन मस्तिष्क पर टिक नहीं पाते, लेकिन यह जो एक सरल पात्र है हीरामन के रूप में, वह हमारे पाठक के मन में टिक कर रह जाते हैं। तो इस दृष्टि से तीसरी कसम जो कहानी है, इसके पात्र सजीव, प्रभावशाली एवं सहज है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इस कहानी का शिल्प विधान। तो शिल्प विधान के अंतर्गत हम भाषा और शैली को देखते हैं। तो भाषा शिल्प या अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। हालांकि भाषा का प्रश्न शिल्प तक ही सीमित न रहकर रचनाकार की दृष्टि से भी जुड़ा होता है, क्योंकि रचनाकार जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार के भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। जो रचनाकार होता है वह अपने कथन की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए सही भाषा की तलाश करता है, और सही भाषा की तलाश हर ईमानदार कलाकार की होती है। रेणु जी ने इस सही भाषा की तलाश शब्दकोश, धुंधले कल्पनालोक या प्रयोगों के अंधेरे कमरों में नहीं की है, वरन प्रेमचंद जी की तरह उन्होंने भी भाषा की संभावनाओं को जी रहे जीवन के अंदर से ही खोजने का प्रयास किया है। अर्थात ये जो भाषा उन्होंने जो पाया है, जो डाला है, वह सामान्य जनजीवन से प्रेरित होकर जो उसके गांव में घटित होता है, शहर आसपास घटित होता है, उनके अंदर से ही खोजकर इन्होंने इस प्रकार की भाषा पाई है। रेणु जी ने लोक भाषा की शक्ति को पहचान कर परंपरागत भाषिक ढांचे से अपनी रचनाओं को मुक्त किया। जिन लोगों की कहानियाँ लिखी उन्हीं की भाषा का यथासंभव प्रयोग करने का प्रयास किया। अब जिन लोगों की कहानियाँ लिखी मतलब अर्थात गांव में अंचल की जो कहानियाँ लिखी है, तो आंचलिक व्यक्ति जिस प्रकार के रहते हैं, गांव के व्यक्ति जिस प्रकार के रहते हैं, उन्हीं की भाषा का उन्होंने यथासंभव प्रयोग किया, क्योंकि उन्हें शुद्ध साहित्यिक जो है वह शिष्ट भाषा की मृत्यु का एहसास हो चुका था। इसी कारण जहाँ तक संभव हो सका उन्होंने जीवन के लोक भाषा से ही अपनी रचनाओं को प्राणवान बनाने की कोशिश की। तीसरी कसम में जो हीरामन जो पात्र है, नायक है, इसी तरह से उसका विश्वास है ना। तो इसमें भाषा का हम उदाहरण इसमें देख सकते हैं। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल कर गप तो गांव की बोली की ही की जा सकती है किसी से। इसीलिए संवाद या पात्रों के मनोभाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने स्थानीय ग्रामीण शब्दों, बिगड़े देशज शब्दों, विदेशी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। गांव की बोली को कचराही में बदलकर भी उसकी लय और जीवंतता को अक्षुण्ण बनाने का प्रयत्न इन्होंने किया है और सांकेतिक भाषा में सौंदर्य वृद्धि कर देती है। जैसे तीसरी कसम में हीरामन को लगता है कि हीराबाई की मुस्कुराहट में खुशबू है। उसके साथ बतियाते समय उसे लगता है कि उसके मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। हीराबाई के सामीप्य से जब उसकी जो आंखें हैं वो तरल हो जाती है, तो डबडबाई आँखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई देती है। तथा हीराबाई के चले जाने के बाद हीरामन के होठों पर
मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती है। तो इस तरह से जो वर्णन रेणु जी ने किया है, इसमें जो डबडबाई आँखों से रोशनी, सूरजमुखी फूल, उसी तरह मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें, इस तरह की जो शब्द का प्रयोग रेणु जी ने किया है वह आंचलिक शब्द को दर्शाता है। उसके द्वारा थोड़ा सा जो शब्द है पाठक के मन में बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को एक साथ उत्पन्न करने के साथ ही संश्लिष्ट अर्थबोध के कारण बनते हैं। तीसरी कसम कहानी में चोरी का माल ढोते हुए जब हीरामन काफिले के साथ पकड़ा जाता है तो गाड़ी को वहीं छोड़कर बैलों के समेत भाग जाने का फैसला करता है और इस फैसले को रेणु जी ने इस प्रकार वर्णित किया है। 1, 2, 3, 9, 11 भाषा की अर्थवत्ता की दृष्टि से 6 शब्द महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 का जो अर्थ है तो यह एक ओर उस नीलामी की जो बोली होती है उसकी ओर संकेत करती है, जिससे हीरामन आशंकित है। वह जानता है कि यदि पकड़ा गया तो उसके बैल भूखे प्यासे रहने के बाद नीलाम हो जाएंगे। दूसरी ओर यह जो 1, 2, 3 शब्द हैं, ये शब्द अपने संकल्प को कार्यान्वित करने की तत्परता की ओर भी इंगित करते हैं। तीसरी कसम कहानी है, इसकी शैली भी अपनी अलग शैली है। तो भाषा को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं शैली को। तो इसकी शैली अपने प्रकार की अलग शैली है। इसे किसी बने बनाए खाने में हम नहीं डाल सकते। यह वर्णनात्मक तो है ही, साथ ही नाटकीयता भी लिए हुए है। क्या पात्रों के संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है? इसमें लेखक ने आत्मसंवाद शैली का अत्यंत सजीव प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं कि पात्रों के संवाद से कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे आत्मसंवाद भी लेखक ने डाला है। इसके माध्यम से वह जो कथा है आगे बढ़ती है और इसमें लेखक ने आत्मसंवाद शैली का सजीव प्रयोग किया है। इसके माध्यम से जो पात्र है उसके द्वंद्व को तथा दूसरे पात्रों के प्रति उसकी मौन प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्ति मिलती है। तो प्रस्तुत कहानी में आत्मसंवाद का ही बड़ा ही रचनात्मक उपयोग रेणु जी के द्वारा किया गया है और यह समीक्षा डॉक्टर रामदरश मिश्र जी ने की है। पूरी कहानी जो है वह रिपोर्टाज शैली में भी उपयोग किया गया है, इसका भी उपयोग किया गया है। लेखक पात्रों के हाव भाव, उनकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सूक्ष्म दृष्टि से नोट करता चलता है, कहीं छूट न जाए। भाव हमेशा उसे चौकन्ना रखता है। फिल्म की तरह वह प्रत्येक शॉट लेता चलता है और भाषा बराबर लेखक का साथ देती चलती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य। तो रेणु की सभी कहानियाँ आम आदमी के सुख दुख, कर्मठता और आस्था की बात करती है। आंचलिक परिवेश से उभर कर ये जो कहानियाँ बदलती परिस्थितियों की ओर संकेत करती है। तीसरी कसम जो कहानी है, इसका प्रतिपाद्य यदि व्याख्यायित करना चाहे तो कह सकते हैं कि यह कहानी मानवीय संवेदनशीलता, मानव संबंधों का उद्घाटन और नवीन मूल्यों का अन्वेषण करती है। कहानी का जो स्वर है यह स्वर मानवीय एवं इसका जो चित्रण है वह यथार्थवादी है। इन दोनों के समन्वय से ऐसे आदर्श की स्थापना की गई है जो कर्म की प्रेरणा देता है, संघर्ष की क्षमता पैदा करता है। कहानी के पात्र टूट टूट कर भी जीजी विशा अर्थात जीने की इच्छा से जुड़े हुए हैं, कहीं भी हताश होकर बैठना नहीं जानते, आस्था और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन की शेष यात्रा पर। हीरामन और हीराबाई दोनों अपने अपने रास्तों पर अग्रसर है, पूर्ववत है, अर्थात वे दोनों मिल नहीं पाते, लेकिन इसके कारण वे जीना नहीं छोड़ते। लेखक आस्थावादी दृष्टि से पाठकों को संदेश देता है कि जीवन अभी भी जीने योग्य है। गाँव के आंचलिक परिवेश और उसमें आ रहे बदलाव को रेणु ने इस कहानी में बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित किया है। अंचल की धड़कनें हर स्थिति और हर पात्र के साथ सुनाई देती है, जिसे लेखक ने अत्यंत सजीवता एवं कलात्मक ईमानदारी से चित्रित किया है।
तो ये जो पूर्णिया ज़िला है, इसकी संस्कृति, भाषा, सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन का स्तर, रूढ़ियाँ, परंपराओं और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों तथा मिथ्या धारणाओं को तीसरी कसम की कहानी के रूप में हमारे सामने प्रभावशाली रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह जो तीसरी कसम कहानी है, इसमें लेखक आस्थावादी दृष्टि देता है पाठकों को और कहता है कि जीवन अभी जीने योग्य है। कितना भी गलत आपके साथ हो जाए, हमें जीवन जीना नहीं छोड़ना चाहिए। यह इस कहानी का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने तीसरी कसम कहानी की समीक्षा पूर्ण रूप से कर ली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हिंदी साहित्य के किसी भी विधा पर वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर हिंदी साहित्य के आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो को लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।